एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में 21 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर और दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त अराबा गोपी कृष्ण का परिसर भी शामिल है। इस रेड की जानकारी देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर हैं, ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे अच्छी तरह परेशान किया जाता है। पर सीबीआई का छापा हुआ है, तो वहीं सिसोदिया कह रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो अच्छा काम करता है उसके घर पर लगातार कार्रवाई की जाती है, उसके ऊपर उस पर शिकंजा कसा जाता है। और उन्होंने बीजेपी सरकार पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने आया है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चने बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। सीबीआई रेड पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। पहले सत्येंद्र जैन के यहाँ छापेमारी की गई थी, तो वहीं अब सिसोदिया की बारी है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जिसको जो अच्छा काम करता है उसी के ऊपर उसकी लोकप्रियता खत्म करने के लिए उस पर तमाम तरीके के शिकंजे कसे जाते हैं।
वहीं इसी को लेकर आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख न समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चले गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री, एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी। और मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा। मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अगर शराब नीति मसला होता, अगर शराब मुद्दा होता, तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर, तो जांच तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। जांच की शुरुआत तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। उनके खिलाफ कोई ईडी, कोई सीबीआई, किसी एजेंसी ने कोई जांच की? तो इसलिए शराब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की मॉडल को, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना, दिल्ली के मॉडल को रोकना। लेकिन मैं मोदी जी आपसे बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अपनी इस छोटी सोच से बाहर आइए, बड़े मन से काम कीजिए। का काम कर रही है। एक आखिरी सवाल है, इसके तार कहां तक आपको लगता है कि जुड़े होंगे? हाँ, इसके तार जो मैंने बताया कि लिकर माफिया जो है वो अपना तेलंगाना से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। और इन्होंने कौन सा होटल बुक कराया हुआ था, वहां पे कौन सा स्वीट बुक कराया हुआ था, वहां पे कब कब मनीष सिसोदिया गए, कौन कौन से रेस्टोरेंट में रात को वो जाके कहाँ कहाँ पे डील करते थे, किन किन लोगों से डील करते थे। इसमें एक दो आदमी नहीं है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी लगभग मैं समझता हूँ 10-15 लोग हैं, और इसमें सरकारी लोग भी हैं, और इसमें मनीष सिसोदिया भी खुद हैं। अब क्योंकि ये जो विभाग है ये मनीष सिसोदिया के पास है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पास कोई विभाग ही नहीं रखा, उन्होंने सारे विभाग अपने मंत्रियों को दे दिए। तो जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनके आरोप सीधा मंत्रियों पे लग रहे हैं। अगर यही विभाग, वित्त विभाग, अगर मनीष सिसोदिया के पास, अरविंद केजरीवाल के पास होता तो आज वो जेल जाते। पंजाब 2022 की जीत के बाद जब से आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में सरकार बनाई, पूरे देश भर में एक अरविंद केजरीवाल वेव, एक केजरीवाल लहर फैल गई और 135 करोड़ भारतवासियों के दिल में अरविंद केजरीवाल जी की जगह बनती जा रही है। आज पंजाब की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता, अरविंद केजरीवाल जी का जन समर्थन, अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी देश के कोने कोने तक पहुंचती नजर आ रही है।
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक आज लोग अरविंद केजरीवाल जी और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का काम कर रही है। मैं सीबीआई ईडी को लेकर के तो जो बात मैं आपसे हमेशा से कहता रहा, इन संस्थाओं ने अपना चरित्र खो दिया है। इनकी दिशा तय होती है और ये हम सब जानते हैं कि कहाँ से होती है, क्यों होती है, उसके निहितार्थ क्या है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आम आदमी पार्टी को भी ये तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर जब छापे पड़ते हों तब आप भी बोलना सीखिए। आज तो हम बोल रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पे होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरह से एकांगी सोच से किसी को कुछ नहीं हासिल होगा। हम सबको एक संदेश देना है कि पॉलिटिकल बैटल पॉलिटिकली लड़िए, जो कि केंद्र में सत्तासीन सरकार नहीं लड़ना चाहती है। इनको अपना आनुषंगिक संगठन बना लिया ईडी, आईटी, सीबीआई को। पैटर्न तो देखा है ना हमने कि फलाने नेता पर छापे पड़े, फलाना नेता या चिलाना बनते हुए शाम को बीजेपी में शामिल हो गया या 2 दिन बाद, फिर उसके बाद कोई चर्चा भी नहीं होती है कि उन मुकदमों का, उन आरोपों का क्या हुआ। तो ये अपने आप में कानून के राज के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है और इसलिए विपक्ष के तमाम दल एकांगी दृष्टिकोण से निकल करके एक दूसरे के लिए बोलना सीखे। अवाम भी बोलेगी और फिर इन संस्थाओं की, संगठनों की जो रही सही इज्जत है वो धूल दूसरित हो। मैं कुलदीप शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जिस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी इसको लेकर कह रही है कि बदले की भावना से इस तरीके की कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है, लेकिन डर किस बात का है कि आखिर अगर आप पाक साफ हैं तो आपको आखिर डर किस बात का लग रहा है? बिल्कुल, देखिए सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आम आदमी पार्टी को डर किस बात का है। मनीष सिसोदिया आखिर क्यों इतने डरे हुए हैं? आम आदमी पार्टी इस कार्रवाई के बाद इतनी बौखलाहट क्यों दिखा रही है अगर सब कुछ बात साफ है? और देखिए आम आदमी पार्टी की तो राजनीति भी ईमानदारी पर टिकी हुई है। आम आदमी पार्टी जो सबसे बड़ा खासियत है वो यही है कि आम आदमी पार्टी कहती है कि वो ईमानदारी की राजनीति करती है और उनकी इसी ईमानदारी की राजनीति ने देश की राजनीति बदल दी है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक उनके मंत्री जो है वो जेल में जा रहे हैं, एक के बाद एक नए खुलासे करप्शन के आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर हो रहे हैं, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो तमाम दावे हैं उस पर सवाल उठना लाजमी है। और ठीक ऐसे ही सवाल भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछ रही है। बीजेपी के जो तमाम नेता सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस रेस के बाद, वो सिर्फ यही आम आदमी पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि जब आम आदमी मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया है, जब कोई गड़बड़ी इस आबकारी नीति में नहीं हुई है, तो फिर इतनी बौखलाहट आखिर आम आदमी पार्टी क्यों दिखा रही है? और एक चीज और गौर करने वाली है प्रियव्रत कि आम आदमी पार्टी के नेता सीबीआई रेड के बाद से सुबह से ही इस मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सौरभ भारद्वाज ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट करने के साथ साथ इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। लेकिन किसी भी नेता ने आबकारी नीति पर जो है खुलकर बात नहीं की है किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि इस पूरे बवाल की जो जड़ है वो वही आबकारी नीति है जो पिछले साल दिल्ली सरकार लेकर आई थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से हमलावर थी और इस आबकारी नीति पर वो सवाल खड़े कर रही थी। बीजेपी ने इस आबकारी नीति के खिलाफ दिल्ली भर में बड़ा विरोध अभियान छेड़ा हुआ था, लोगों से जनमत संग्रह भी इस पॉलिसी को लेकर कराया था और इस पॉलिसी के बाद आम जनता भी जो है वो सड़कों पर उतरी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जिनमें इस आबकारी नीति के बाद जो शराब की दुकानें हैं उनकी संख्या बढ़ गई है और खासकर महिलाओं ने सरकार की इस आबकारी नीति का विरोध किया था। वो तो खैर इस तरफ हो गई वो सारा विरोध की बात, लेकिन जो सीबीआई का एक्शन आज देखने को मिल रहा है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस आबकारी नीति की आड़ में दिल्ली सरकार ने जो है वो बड़ा करप्शन किया है।
जो शराब कारोबारी है उनको 140 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा पहुंचाया है। साथ में जो कैबिनेट ने इस पॉलिसी को मंजूरी दी थी वो भी नियमों को ताक पर मंजूरी दी गई। साथ में कुछ ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी जो सरकार के साथ कोई डील नहीं कर सकती थी, कोई समझौता नहीं कर सकती थी, उन शराब कंपनियों को भी दिल्ली सरकार ने जो है शराब की दुकानों का लाइसेंस दे दिया था। तो कई सारे एलिगेशंस जो है इस शराब नीति के बाद आम आदमी पार्टी पर लग रहे थे। और चूंकि मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली का आबकारी विभाग है तो ऐसे में जो जांच की आंच है, जो जांच की सबसे बड़ी आंच है वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर ही आई है। और न सिर्फ मनीष सिसोदिया जो है वो सीबीआई जांच के शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि उस वक्त आबकारी विभाग में जो बड़े बड़े अधिकारी थे जो उच्च पदों पर बैठे हुए थे वो भी जो है सीबीआई के रडार पर है। क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है मनीष सिसोदिया के अलावा 11 और ऐसे अधिकारी है जिनके घर पर सीबीआई की रेड चल रही है। 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी ये रेड जारी है। और अभी भी ये कहना मुश्किल है कि ये रेड कब तक चलेगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया के घर के भीतर अभी भी 7 से 8 सीबीआई के अधिकारी मौजूद है। वो वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मनीष ही उनका कैंप ऑफिस भी है, तो उनके कैंप ऑफिस के जो दस्तावेज है उनको भी सीबीआई प्रियव्रत खंगाल रही है। जो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो या फिर उनके स्टाफ के मोबाइल्स हो, उनको भी जो है वो सीबीआई खंगाल रही है ताकि इस पूरे मामले में कुछ अहम और ठोस सबूत जो है वो सीबीआई को मिल सके। हालांकि सीबीआई इस मामले में पहले ही प्रियव्रत एफआईआर दर्ज कर चुकी है। रोकना चाहूंगा आप तरुणिमा श्रीवास्तव हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं और हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। तरुणिमा श्रीवास्तव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी नमस्कार मैम, अगर सब कुछ पाक साफ है तो आखिर डर किस बात का है आम आदमी पार्टी को? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बौखलाहट इस समय साफ तौर पर देखी जा सकती है सीबीआई रेड को लेकर, अगर सब कुछ पाक साफ है तो आखिर किस बात की बौखलाहट? देखिए, पूरे देश को सबको समझना पड़ेगा कि इस पूरे देश का जो सबसे मेन न्यूज पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें दिल्ली के शिक्षा मंत्री को सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री को बताया गया है और वो भी फ्रंट पेज पे। अब इस पे देश के लोगों को गर्व करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार जो नफरती चिंटू बन गई है, जिसे आम आदमी पार्टी की शिक्षा व्यवस्था से, स्वास्थ्य व्यवस्था से दिक्कत होने लगी है, उन्होंने बधाई देने के जगह उनके यहाँ सीबीआई भेज दी। देखिए, सबसे मेन बात कि कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है यहाँ पर। मैम, दोनों चीजें अलग हैं, अलग हैं। एक शिक्षा व्यवस्था है और दूसरा है आबकारी नीति, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, अब मैं बताती हूँ, आबकारी नीति का भी कोई मुद्दा नहीं है। अगर आबकारी नीति का मुद्दा होता तो गुजरात में जो जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मरे, उस पर कोई जांच क्यों नहीं बैठी? उस पर कोई पकड़ा क्यों नहीं गया? अडानी एयरपोर्ट पे गुजरात में 10,000 करोड़ का जब ड्रग्स पकड़ा गया तो क्या उस पर कोई जांच बैठी? क्या कोई पकड़ा गया? आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस का भ्रष्टाचार तो सबने देखा कि बनते ही हफ्ते भर बाद ढक गई। क्या उस पर कोई जांच हुई? कोई मुद्दा कोई पकड़ा गया? लेकिन नहीं, भाजपा को, केंद्र सरकार को सिर्फ और सिर्फ अगर दिक्कत है तो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी से दिक्कत है, मनीष सिसोदिया जी से दिक्कत है, उनकी लोकप्रियता से दिक्कत है जो देश भर में बढ़ रही है। और इस देश में अलग अलग राज्यों से लोग मनीष सिसोदिया जी के शिक्षा मॉडल को जो देखने आ रहे हैं, इन्हें इससे दिक्कत है क्योंकि ये ना खुद पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, सरकारी स्कूल का इतना बदहाल व्यवस्था है कि कोई अपने बच्चे को बिल्कुल ना भेजे वहां पर। यहाँ पर सरकारी जो टीचरों की नियुक्ति नहीं हो रही है, इतना बुरा हाल इन्होंने कर रखा है। मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप भाजपा के कोई भी राज्य को उठा लीजिए, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, गुजरात की शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, वहाँ लोग बड़ी बुरी तरह से परेशान है कि हमें प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ता है और सरकारी स्कूल में 5-5 हजार रुपए में टीचर पढ़ाने आते हैं। वो क्या पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को, हमें नहीं समझ आता। तो इस तरीके की ये शिक्षा, क्योंकि ये बच्चों को, युवाओं को पढ़ाना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि ये सिर्फ
अनपढ़ रहे और दंगाई बने और इनका जो झंडा लेकर घूमते रहे और शिक्षा से कोई इनका लेना देना नहीं है, ना इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था से। चलिए उस पे आ जाते हैं थोड़ा सा। आज सीबीआई जो रेड है, ये तारीफों के पुल में हम बहुत हो गए। चलिए शिक्षा व्यवस्था पर जो आज ये सीबीआई रेड हुई है, इस पर आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये सब बदले की भावना से किया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले साफ कर दिया था। जब आपके स्वास्थ्य मंत्री जेल गए थे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगला नंबर जो है वो मनीष सिसोदिया का हो सकता है। जी बिल्कुल। मैं क्योंकि हमें इनकी नीयत पर जो खोट है उनका, वो हमें बहुत अच्छी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है। पहले भी आपको मालूम है, कई साल पहले केजरीवाल जी के यहाँ सीबीआई रेड कर दी थी, क्या कुछ मिला? हमारे 40 विधायकों पे केस कर दिया था, क्या कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया? कुछ मिला? नहीं मिला। सत्येंद्र जैन जी को इतने दिनों से जेल में बंद कर रखा है, क्या अभी तक कोई सबूत पेश कर पाई? नहीं कर पाई। लेकिन अब वो मनीष सिसोदिया जी के टारगेट पे थे, क्योंकि हमें इसलिए मालूम था क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था है, जो पूरे देश भर में जो उसका नाम हो रहा है, इससे इन्हें तकलीफ है। इसलिए हमें आम आदमी पार्टी को दबाना चाहते हैं, केजरीवाल जी को दबाना चाहते हैं, एक्चुअली हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि हम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम। मैम इस तरीके से तो अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो संजय राउत को भी जेल भेजा गया है। आप सीधे तौर पर इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते ना। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। कुलदीप शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी प्रियव्रत, देखिए, देखा जाए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ तरुणिमा श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं, कह रही हैं कि पूरी तरीके से बदले की भावना की तहत राजनीति की जा रही है, बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरीके से महाराष्ट्र में संजय राउत भी जेल में है, तो क्या ये देखा जाए कि वो उनके तरफ भी बदले की भावना से राजनीति की जा रही है, उनके लिए भी? देखिए प्रियव्रत, ये मामला जो है इतना आसान नहीं है जितना ये मामला आसान दिख रहा है। आम आदमी पार्टी भले ही ये कह रही हो कि ये जो है राजनीतिक बदला जो है वो लिया जा रहा है, और देखिए पॉलिटिकल पार्टी है तो वो ऐसे में ही कहकर खुद को डिफेंड करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस पूरे मामले को अगर गहराई से देखें तो इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल ने की थी, और आज से करीब 7-8 दिन पहले उन्होंने इसी मामले में जो उस वक्त के आबकारी अधिकारी थे उन पर भी एक्शन लिया था, उनको सस्पेंड कर दिया था। और इस मामले में भी सीबीआई ने जो है एलजी की सिफारिश मिलने के बाद जो है अपनी प्राथमिक जांच की है, और प्राथमिक जांच में उनको ये सबूत मिले हैं कि ये मामला जो है वाकई में करप्शन का है। जैसा कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि ये मामला आबकारी नीति का है, लेकिन मुझे लगता है कि मामला आबकारी नीति का नहीं बल्कि आबकारी नीति में करप्शन का मामला है, क्योंकि जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो एलिगेशंस काफी गंभीर है। ये कहा जा रहा है कि जो शराब कारोबारी है उनको 140 करोड़ रुपए का फायदा जो है इस आबकारी नीति के जरिए पहुंचाया गया। कुछ ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी, उनको जो है शराब की दुकानों का टेंडर दिया गया। साथ में जो पॉलिसी बनाई गई उस पॉलिसी में ऐसे नियम बनाए गए कि जो गरीबी लोग हैं उनको फायदा पहुंच सके। और साथ में इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नई आबकारी नीति को लागू करने के बाद जब एलजी ने कुछ दिन पहले सीबीआई सिफारिश की थी इस पूरे मामले की जांच की, तो दिल्ली सरकार ने खुद ही इस पॉलिसी को रोक दिया था। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है दिल्ली सरकार से कि जब इस पॉलिसी में कोई खोट नहीं था, जब इस पॉलिसी में कोई करप्शन की बात नहीं थी, तो फिर आखिर दिल्ली सरकार ने एलजी के आदेश के बाद इस पॉलिसी को लागू करने से क्यों रोक दिया? और साथ में हम देख रहे हैं कि जैसा कि मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि सुबह से जितने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इन एलिगेशंस को काउंटर नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति है उसको डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार काम कर रही है उसकी प्रशंसा से जो है वो दिल्ली केंद्र सरकार जो है वो घबराई हुई है। तो ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के पास इन एलिगेशन से बचने के लिए कुछ ठोस सबूत है, डिफेंड करने के कुछ ठोस सबूत है, तो वो जो है वो मीडिया के सामने लाने चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता इस पूरे मामले पर सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो काफी प्रभावशाली तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं, सबूतों के साथ पक्ष रख रहे हैं, और
ऐसे में आम आदमी पार्टी को खुद को अगर डिफेंड करना है, बिल्कुल कुलदीप, ये तो देखा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से हुई है उसमें आम आदमी पार्टी खुद को डिफेंड करती हुई नहीं दिख रही। समय का थोड़ा सा अभाव है कुलदीप। तरुणिमा जी, मैं एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। देखिए, अगर एलजी ने किया है तो केंद्र सरकार, आप सबको पता है कि वो एलजी जो है केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है, और वैसे भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब ये सारा केस कोर्ट में जाएगा, और इस सब पूरी दुनिया देखेगी, पूरा देश देखेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। कुलदीप, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने हो, इसी के लेकर अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और सरकार और एलजी के बीच तकरार और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सीबीआई रेड में क्या कुछ खास होगा और क्या कुछ सामने निकल के बाद आएगा। आज की इस खास चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।